डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पिछले दिनों अमेरिका की एक लंबी यात्रा की और अमेरिकी रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक से मुलाकात की। एक सेना प्रमुख के अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलने की तस्वीर दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है, वह भी तब जब अमेरिका दुनिया को लोकतंत्र की दुहाई देता है। यही नहीं, असीम मुनीर ने अमेरिकी सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ भी बैठक की। इस दौरान जनरल मुनीर ने जम्मू कश्मीर में भारत के आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के मुद्दे को उठाया। अमेरिका की धरती से कश्मीर में आतंकवाद को भड़काने वाले पाकिस्तानी सेना प्रमुख की इस नापाक हरकत पर भारत ने भी करारा जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्ते पर अब कई विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं, वह भी तब जब अमेरिका भारत को अपने सबसे करीबी दोस्तों में शामिल होने का दावा करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देने को लेकर हमारी चिंता को सभी जानते हैं। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि हम आशा करते हैं कि दूसरे देश भी आतंकवाद के विरोध को गंभीरता से लेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच इन दोनों जहां रणनीतिक भागीदारी बढ़ी है, वहीं पाकिस्तान को लेकर दोनों देशों के बीच समय समय पर मतभेद उभर कर सामने आते रहे हैं। अमेरिका ने जब पिछले दिनों पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को आधुनिक बनाने का पैकेज दिया था, तो भारत ने उसका कड़ा विरोध किया था। पाकिस्तान ने बालाकोट हमले के बाद F-16 से ही भारत के एक MiG-21 विमान को मार गिराया था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर अमेरिका से कह दिया था कि इन F-16 का इस्तेमाल अफगान सीमा पर आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के खिलाफ होना है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अपनी इस यात्रा के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी मध्य कमान के चीफ से मुलाकात की थी। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और रक्षा भागीदारी को तेज करने पर बातचीत हुई थी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने यह दौरा ऐसे समय पर किया है जब पाकिस्तान टीटीपी आतंकियों के भीषण हमलों से बेहाल है। इन टीटीपी आतंकियों को तालिबान ने अफगानिस्तान में शरण दी है। पाकिस्तान में साल 2023 में जनवरी से लेकर नवंबर के बीच में अब तक 664 आतंकी हमले हो चुके हैं। पिछले दिनों ही हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तानी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने बिना नाम लिए भारत पर आरोप मार दिया था। उन्होंने सुरक्षा परिषद के मंच से आरोप लगाया था कि टीटीपी को पाकिस्तान का मुख्य दुश्मन सपोर्ट कर रहा है। वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कश्मीर का मुद्दा उठाया था। भारत के पूर्व राजनयिक सुभाष कपिला ने रूसी समाचार वेबसाइट स्पुतनिक से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान भले ही कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन यह बेकार है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर अब एक ख़त्म हो चुका मुद्दा है। धरती पर कोई भी ताकत, यहाँ तक कि अमेरिका भी इसे बदल नहीं सकता है। वहीं अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती पर कजाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके अशोक सज्जनहार ने स्पुतनिक से बातचीत में कहा कि अमेरिका कभी भी इस्लामाबाद और वहाँ की सेना के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के खेमे में चला जाए। अमेरिका चाहेगा कि उसका कुछ प्रभाव पाकिस्तान पर बना रहे। अब हम रूस के बारे में बात करें। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पश्चिमी देशों में कड़े प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, जिससे कई मोर्चे पर उसे जूझना पड़ रहा है। महासंकट की घड़ी में रूस ने अपने दशकों पुराने दोस्त भारत के साथ व्यापार को प्राथमिकता दी है। इसी पहल का नतीजा ये हुआ कि अब भारत को रूस का निर्यात साल 2022 में बढ़कर 32.5 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। वहीं रूसी एशियाई बिजनेस काउंसिल के विश्लेषकों का मानना है कि भारत और रूस के बीच व्यापार साल 2030 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह अभी पिछले 10 महीने में 54.7 अरब डॉलर है। भारत और रूस के बीच ये व्यापार तब बढ़ रहा है जब अमेरिका ने पिछले 2 साल में कई बार नई दिल्ली को रूस से ट्रेड करने या तेल खरीदने में धमकी दी है। भारत अमेरिकी धमकी से बेपरवाह होकर लगातार रूस से व्यापार कर रहा है। भारत को रूस बेहद सस्ते दामों पर तेल दे रहा है। यही नहीं, इस छूट में और ज़्यादा वृद्धि होने जा रही है। कोमेरसंत की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक भारत को रूस का निर्यात 95 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। वहीं भारत से रूस का आयात भी अभी के 2.5 अरब डॉलर से बढ़कर साल 2030 तक 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। साल 2022 के पहले तक भारत और रूस के बीच व्यापार बहुत ही कम होता था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत के साथ दोस्ती और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। इसके बाद यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और रूस को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद अपने निर्यात को एशिया में बढ़ावा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले रूस के भारत में राजदूत डेनिस अलीपोव ने भारत सरकार के आंकड़े के आधार पर कहा था कि भारत और रूस के बीच कुल व्यापार अभी साल 2023 के पहले 10 महीने में 54.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। रूस इस समय भारत के शीर्ष 4 व्यापारिक साझेदारों में शामिल हो गया है। रूस भारत को सबसे ज़्यादा ऊर्जा संसाधन का निर्यात कर रहा है। वहीं रूस ने भारत से फार्मास्यूटिकल और केमिकल प्रोडक्ट का आयात बढ़ाया है। फरवरी 2022 के बाद भारत रूस के लिए
तेल और कोयले के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल हो गया है। विश्लेषकों का अनुमान है कि आने वाले समय में इसमें और ज़्यादा मांग बढ़ने वाली है। इसके अलावा रूस फर्टिलाइजर, मशीनरी उपकरणों, लकड़ी के प्रोडक्ट और धातुओं का निर्यात भारत को बढ़ाने जा रहा है। वहीं भारत का भी रूस को निर्यात तेजी से बढ़ने जा रहा है। इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियों के अलावा केमिकल तथा सी फूड के निर्यात में तेजी आने की उम्मीद है। बता दें कि अमेरिकी प्रतिबंधों के डर की वजह से भारत की कई कंपनियां रूस के बाजार से निकल गई हैं। इस वजह से भारत के लिए व्यापार में असंतुलन बना हुआ है। इसके अलावा रुपये में व्यापार नहीं होना भी इस घाटे को बढ़ा रहा है। रूस अब भारत में निवेश भी बढ़ा रहा है। आइए अब हम चीन की बात करें, जो नई नई तकनीक पे काम कर रहा है। चीन अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए रोज़ नए नए प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में चीन ने एक ब्रेन वॉरफेयर यूनिट का निर्माण किया है। यह चीन के मनोवैज्ञानिक युद्ध रणनीति का एक हिस्सा है, जिसमें दिमाग से नियंत्रित होने वाले हथियारों से दुश्मन पर वार किया जाएगा। रिसर्च ग्रुप CCP बायो थ्रेट्स इनिशिएटिव ने कहा है कि पीपल लिबरेशन आर्मी सैन्य उपयोग के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी नई तकनीकों का विकास कर रही है। इस समूह के विश्लेषकों ने बताया कि चीनी सेना हथियारों का एक नया रूप विकसित करने की उम्मीद कर रही है, जो उन्हें महंगे हथियारों की गोलाबारी के बिना युद्ध में जीत दिलवाएगा। रिसर्च ग्रुप ने बताया कि इनमें से कुछ हथियारों पर दुश्मन को सुलाकर उनकी सतर्कता भंग करने की क्षमता है। इनमें से एक हथियार ऐसा करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करता है, जो उन्हें उबासी भरी बनाने के लिए सॉफ्ट किल रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ऐसा शक है कि चीनी सेना ने सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए और दुश्मनों के इस्तेमाल में आने वाले अपने समान मनोवैज्ञानिक हथियारों का मुकाबला करने के लिए अपने खुद के सैनिकों के लिए एक विशेष नींद रोधी चश्मा विकसित किया है। इस चश्मे को पहनने के बाद सैनिक न तो झपकी ले सकेंगे और न ही सो पाएंगे। चीन ने ऐसे उपकरण भी विकसित किए हैं जो मस्तिष्क को इंसान की बनाई टेक्नोलॉजी को सीधे जोड़ सकते हैं। इन उपकरणों से चीन को अपने सैनिकों के व्यवहार को नियंत्रित करने की काबिलियत मिलेगी। खासकर इन उपकरणों का इस्तेमाल करने से चीनी सैनिक एक इंसानी शरीर में महसूस होने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और कार्यों को कंट्रोल कर सकेंगे। विश्लेषकों ने खुलासा किया कि चीनी सेना अब उन्नत दिमाग नियंत्रण हथियारों पर काम कर रही है, जो एक सैनिक के मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होंगे और विरोधी ताकतों के दिमाग में हेरफेर करने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी सेना के शस्त्रागार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और जैविक हथियारों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की मौजूदगी युद्ध में एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर दिख सकती है। न्यूरोलॉजिकल हथियारों को लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने खास रणनीति बनाई है। यह चीन के एक व्यापक असमित युद्ध रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विरोधियों, खासकर अमेरिका, ताइवान, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया से कथित प्रतिद्वंदियों पर रणनीतिक बढ़त स्थापित करता है। यह रिपोर्ट अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमंड के उस बयान के ठीक 2 साल बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी चिंताएं हैं कि बीजिंग अंत में अपने नागरिकों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। भारतीय तट के पास से एक बड़ी खबर आ रही है कि हिंद महासागर में लाइबेरिया के झंडे वाले टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया है। अरब सागर में इस हमले की कई रिपोर्टों में पुष्टि हुई है। इससे पहले ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन संगठन ने इस हमले के बारे में सूचना दी थी। बताया जा रहा है कि इस हमले में जहाज पर मौजूद कोई भी चालक दल का सदस्य घायल नहीं हुआ है। यह व्यापारिक जहाज अपने गंतव्य भारत की यात्रा को जारी रखे हुए है। इस ड्रोन हमले के बाद जहाज को कुछ नुकसान पहुंचा है। जहाज पर मौजूद चालक दल के सदस्यों में कुछ भारतीय भी थे। इस हमले का शक यमन के हूथियों पर जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गुजरात के वेरावल तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर यह ड्रोन हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि इसराइल से इस जहाज का संबंध था, भारत आ रहा था। हूथियों ने ऐलान किया था कि वे इसराइल से जुड़े किसी भी जहाज को निशाना बनाएंगे। अब भारतीय तट पर ड्रोन हमले के बाद इसका शक हूथियों की ओर जा रहा है। इस हमले की अभी जांच की जा रही है। इससे जहाज को पूरी सावधानी के साथ आगे की यात्रा को पूरा करने के लिए कहा गया है। भारत आ रहे जहाज पर ड्रोन हमले के बाद उसमें आग लग गई। इससे पहले इसराइल के हमले का विरोध कर रहे यमन के हूथी विद्रोहियों ने भारत आ रहे एक जहाज का अपहरण कर लिया था। यही नहीं, हूथियों ने लाल सागर में कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें कई जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है। हूथियों को ईरान का खुला समर्थन हासिल है और वे हमास के समर्थन में लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। इससे दुनिया में सबसे व्यस्त व्यापारी मार्गों में शामिल समुद्री रास्ता अब संकट में आ गया है। यही वजह है कि कई कंपनियां अब अफ्रीका के रास्ते व्यापार कर रही हैं। इसमें बहुत खर्च आ रहा है। इससे पहले भारत ने हूथियों के हमले को देखते हुए अदन की खाड़ी में 2 मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर को तैनात किया था। भारत ने इस पूरे इलाके में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। वहीं हूथी विद्रोही लगातार हमलों को बढ़ा रहे हैं और इसको देखते हुए अमेरिका ने 20 देशों के साथ मिलकर एक मैरीटाइम फोर्स बनाई है, ताकि जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। इस बीच हूथियों ने धमकी दी है कि वे लाल सागर को
अमेरिकी जहाज़ों का कब्रिस्तान बना देंगे। आइए आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।